हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर और उसके एक्सेप्शंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स जो लेवी किया जाता है, वो जो पर्सन है वो प्रीवियस में जो इनकम अर्न करता है उसी पे इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में चार्ज किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस के बारे में चर्चा करने की जरूरत पड़ गई है। हम ये जानते हैं कि जब कोई परमानेंट या कोई ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे कि असेसी या टैक्स पेयर इंडिया से जाने वाला हो ताकि टैक्स अवॉइड हो जाए, या कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाला हो जिससे टैक्स अवॉइड करने का चांसेस बन जाते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए जो एक्सेप्शन सब प्रीवियस से लाया गया है, आइए इसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वह है 172। सेक्शन 172 किस पे एप्लीकेबल होता है? तो कह रहा है कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी दैट कैरीज, क्या कैरी करता है? पैसेंजर्स कैरी करता है, लाइव स्टॉक जैसे एनिमल्स में, मेल है, गुड्स है। कहाँ से कैरी करता है? कहता है इंडियन पोर्ट से, और उस शिपिंग कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में ना हो, जो उस शिपिंग कंपनी की ओर से ऑथोराइज्ड किया गया हो कोई भी कार्य डिस्चार्ज करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है? 172 अप्लीकेबल होता है। अब देखिए कैसे हुआ। ये नॉन रेजिडेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब कि इंडिया में नहीं होगा, ये बाहर मैक्सिमम रहता है। तो जब ये बाहर रहता है तो ये कब दोबारा इंडिया में आएगा पता ही नहीं चलेगा, कितने साल बाद आएगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो क्यों ना जो शिपिंग कंपनी ने इंडिया से इनकम अर्न किया उस पर उसी ईयर में टैक्स ले लिया जाए जिस ईयर में अर्न किया। असेसमेंट ईयर का वेट किया ही ना जाए, क्योंकि असेसमेंट ईयर में होगा नहीं होगा ये कंफर्म तो है नहीं। तो एप्लीकेबिलिटी देखा हमने कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी पे होगा जो कि पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स को कैरी करता है इंडियन पोर्ट से, और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में ना हो। टैक्स कब इम्पोज किया जाएगा? कहता है बिफोर लिविंग द इंडियन पोर्ट, इंडियन पोर्ट को लीव करते समय उस पर टैक्स इम्पोज हो जाएगा। और टैक्स का रेट हो क्या होगा? 7% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो मिल चुका है या जो मिलने वाला है उसका 7% जो है इनकम माना जाएगा। अब रिटर्न फाइल कौन करेगा? तो मास्टर ऑफ शिप, जो शिप का मास्टर है वो इसको फाइल करेगा। व्हेन टू फाइल द रिटर्न? अब पीरियड की बात करें, कह रहा है एट द लिविंग ऑफ द पोर्ट, जब वो पोर्ट को छोड़ रहा है, या तो 30 डेज अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड जाता है कि इस समय रिटर्न फाइल करना संभव नहीं है किसी रीजन से, तो 30 डेज का एडिशनल पीरियड अलाउट करता है जिसमें कि आपको रिटर्न फाइल करना है। इनकम ऑफ सच पर्सन इज कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 44B, जैसे 44 AD है, AE है, वैसे प्रेजेंटिव टैक्सेशन का स्कीम है 44B, जो कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी पर अप्लीकेबल होता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 174। 174 किस पे अप्लीकेबल होता है? अगर असेसिंग ऑफिसर को ये फील होता है, ये उसको नॉलेज हो जाता है कि कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जाने वाला है और उसका इंटेंशन है कि वो दोबारा इंडिया में नहीं आएगा, खास करके 2-4 साल 5 साल तक तो नहीं आना ही है उसको। तो एक ऐसे केस में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के एंड से, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर ओवर हो गया तो जाहिर सी बात उसका टैक्सेशन तो होना ही होना है। तो जिस डेट पे प्रीवियस ईयर एंड होता है, मतलब 31 मार्च, तो वहाँ से डिपार्चर के टाइम से ये इनकम को क्या करेगा, उसी फाइनेंशियल ईयर में असेस कर लेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में ये पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है। इसको एग्जाम्पल से क्लेरिफाई किया गया है कि मिस्टर अल्बर्ट इज लिविंग इंडिया ऑन 31 अगस्त 2023, हैविंग द इंटेंशन नॉट टू कम बैक, हियर असेसिंग ऑफिसर विल मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अर्नड फ्रॉम 1/4/2023 टू 31 अगस्त 2023। अब इसके लिए वो वेट नहीं करेगा कि वो 23-24 असेसमेंट ईयर में हम क्या करेंगे कि इसको असेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जा रहा है इंडिया से, तो टैक्स कौन देगा फिर?
भाई टैक्स देने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए, कोई या कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, वो पर्सन छोड़ भी रहा है परमानेंटली, तो क्यों न उससे हम टैक्स ले ले पहले ही। तो ये एक्सेप्शन है 174 का, जो कि एप्लीकेबल होता है पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। एक नया सेक्शन इंसर्शन किया गया 174 ए। अगर आपने, आपका मतलब एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन्होंने कोई स्टेब्लिशमेंट स्टेब्लिश किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, लेकिन ये फॉर्म किया है लिमिटेड पीरियड के लिए, तो जिस ईयर में ये पीरियड ओवर होने वाला है, तो उस ईयर के एंड में इसको, इस पे जो है कि इनकम को असेस कर लिया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाला है। तो असेसिंग ऑफिसर 31 दिसंबर 2022 को ही इसका असेसमेंट कर देगा, वो 22 असेसमेंट का वेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म होने वाला है। तो जब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो फिर टैक्स टैक्स कौन पे करेगा फिर? इसीलिए 174 ए में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 175 में क्या है कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने इनकम को डाइवर्ट करते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं ताकि वो टैक्स कम से कम देना पड़े, टैक्स को अवॉइड करते हैं। ये उन्हीं के लिए लाया गया है कि अगर कोई पर्सन, उसकी संभावना है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये तो देखिए इंफॉर्मेशन के बेस पे पता चलता है असेसिंग ऑफिसर को कि अगर वो पर्सन इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर दे, तो ऐसे केस में जिस ईयर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर के एंड से और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की डेट तक का सारा इनकम उसी फाइनेंशियल ईयर में असेस कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, मिस्टर भानु हैज रेंटल इनकम फ्रॉम ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ही इज ट्रांसफरिंग द बिल्डिंग टू सानू ऑन 31 December 2022 to avoid the tax. Now the rental income from 1/4/2022 to 31st December 2022 is taxed in the previous year 22-23. इसके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। 176 क्या कहता है? यह है डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यूड होने वाला है या डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो वो असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगा, वो उसी प्रीवियस ईयर में बिजनेस की इनकम या प्रोफेशन की इनकम